झोपड़ी वाली बहू को आया बंगले वाले ससुराल से रिश्ता। गृह प्रवेश के समय अरे भला ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी गरीब घर की लड़की को बहू बना कर ले आए? पता नहीं, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतना गरीब परिवार और लड़की के आगे पीछे कुछ भी नहीं और इतने बड़े घर में उसे बहू बना लाए। वरना बड़ी बहू ने तो इतना दहेज भी दिया था और इतने अच्छे खानदान से है, और उसके बिल्कुल उलट छोटी बहू है। अरे आपको क्या लगता है कि बिना किसी कमी के ही हमने रिश्ता लिया है? अरे इतनी बड़ी कमी है तभी तो हमें इस गरीब फटीचर बहू का रिश्ता लेना पड़ा, वरना तो मेरे देवर के आगे पीछे इतनी लड़कियां घूमती हैं कि बस पूछो ही मत। मैं तो अपने देवर के लिए हीरा लाने वाली थी, हीरा। सच में मेरे भैया के लिए ऐसी भाभी आएंगी? मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। इस तरह प्रीति का गृह प्रवेश होता है, लेकिन हर कोई अलग अलग तरह की बातें बना रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। शांति एक लड़की का फोटो रोहन को दिखा रही थी। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और आप फिर भी बार बार इसी टॉपिक को लेकर बैठ जाती हैं। मैंने एक बार शादी के लिए मना कर दिया तो कर दिया, बस। लेकिन आखिर कब तक इस तरह शादी के लिए मना करता रहेगा बेटा? ऐसा नहीं चलता, अकेले जिंदगी नहीं कट सकती। आपको तो पता है ना कि मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। एक तरफ शांति रोहन की शादी के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी कंपनी में जॉब कर रही थी। प्रीति उदास होकर अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी सहेली वहां आती है। आज इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे यार बस क्या बताऊं तुझे तो पता ही है कि माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, और अब माँ की तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। एक तो ऊपर से सैलरी भी इतनी कम है, मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है कि मैं हाई पेइंग जॉब कर सकूं। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बहुत उदास थी और उसकी सहेली उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में आज भी ठीक से किसी ने मंदिर नहीं साफ किया। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जब विमला बाहर आती है, तब वो नेहा से कहती है, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कुछ नहीं दादी जी, मैं तो बस जॉगिंग करने जा रही हूँ। अरे बेटा इन सब चीजों पर तेरा इतना ध्यान रहता है, कभी सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा भी कर लिया कर और उसकी साफ सफाई भी कर लिया कर। दादी जी आपको तो पता है ना मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है, और वैसे भी जब घर में नौकर हैं तो उन्हें किस लिए रखा है? पायल को इसी काम के लिए तो हमने घर में रखा है। अरे बेटा तुझे तो पता है कि वो सुबह लेट आती है और घर की साफ सफाई और खाना बनाने के बाद वापस चली जाती है। वो ये सब काम नहीं करती, और तू इस घर की बहू है तो तेरा फर्ज बनता है ये सब करना। दादी जी अगर ऐसी बात है तो आप एक और नौकरानी रख लीजिए ना। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। राम राम, कैसा जमाना आ गया है, आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं और घर की नौकरानी पायल सबके लिए खाना परोस देती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। तभी नेहा भी तैयार होकर वहां आती है। मम्मी मेरा आज आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए बना दीजिए। माफ करना बेटा, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पायल ने देखो कितना अच्छा खाना बनाया, तुम यही खा लो, मुझे अभी मेरी किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। नहीं मम्मी, मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। अब पायल के जाने के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें आलू का पराठा खाना है? अरे तो क्या हो गया बहू, बना दो, बच्चे का मन कर रहा है। नहीं दादी जी, इस तरह इसकी आदत खराब हो जाएगी। इतना कहकर नेहा अपना सैंडविच उठाती है और वहां से चली जाती है। ये बहू भी किसी चीज का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जब स्कूल से वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए आलू का पराठा बना कर रखूंगी। इस तरह शांति पिंकी को मनाती है। दिन गुजरते हैं, एक दिन सब बड़े परेशान थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा छोटा पोता शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते दादी जी, आपको तो पता ही है कि हर जगह बात फैली हुई है, और उसके बाद तो कोई भी रोहन से शादी करना ही नहीं चाहता। तो हम कहीं और ट्राई करेंगे, और हमारे रोहन भैया इतने अच्छे हैं, उन्हें कोई लड़की ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ लड़की नहीं, तुम्हारा भाई भी तो शादी के लिए नहीं मान रहा। हमें कुछ भी करके पहले रोहन को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। लेकिन आप तो जानती ही हैं माँ जी कि रोहन शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसे कैसे मनाए? मैं आइडिया बताती हूँ। उसके बाद विमला शांति और नेहा को अपना आइडिया बताती है। अगले दिन जब रोहन शाम को काम से घर वापस आता है तो, क्या बात है, आप दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? पता है रोहन, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम अभी हमारे साथ उनके कमरे में चलो। यह सुनकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है और वो जल्दी से दौड़कर अपनी दादी के कमरे में जाता है तो देखता है कि विमला बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके शरीर पर पसीना आया हुआ था। तब रोहन परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो है ना? बेटा बस क्या बताऊं,
मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज्यादा चिंता सता रही है, घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी मेरा अंतिम समय नजदीक आ सकता है। दादी माँ ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे अस्पताल नहीं जाना। अब मेरी ये बीमारी अस्पताल में ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए। तो फिर आप डॉक्टर की बात क्यों नहीं मान रही? आपको किस बात की परेशानी है, मुझे बताइए। मेरी तो बस बेटा एक अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने सबसे छोटे पोते की शादी देख लूं। यह मेरा बरसों से सपना था। क्या कहा? बरसों से? हाँ, मैं तुझे हमेशा से कहती थी ना कि मुझे अपनी छोटी पोता बहू देखनी है। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। यह बात सुनकर रोहन चुप हो जाता है, जिसे देखकर विमला फिर से, देखा, मुझे पता था तू मेरी ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा, इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। तभी तो कहती हूँ कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। तुम फिर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देता? अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। रोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और बचपन से ही रोहन और उनकी दादी का सबसे ज्यादा मेलजोल था। इसलिए रोहन अपनी दादी को ऐसी हालत में देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। ठीक है दादी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। यह बात सुनकर तो विमला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसके बाद रोहन वहां से चला जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा। ऐसी हालत में रोहन कभी भी मेरी बात को नहीं टालता। सच में माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया। जिस चीज के लिए हम कब से मना रहे थे, आखिरकार वो फाइनली उस चीज के लिए मान ही गया। तो फिर अब देरी किस बात की है? जल्दी से बहू ढूंढकर ढोल नगारों की तैयारी शुरू करो। आखिर मेरे पोते की शादी होने वाली है। इस तरह वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन शांति रिया के साथ अस्पताल जाती है। दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाते हैं। देखा मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं तब तक कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ जो डॉक्टर ने लिखी हैं। रिया वहां से दवाई लेने चली जाती है। तभी शांति सामने 2 लड़कियों को बात करते हुए देखती है। मम्मी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसे टाइम पर नहीं आए तो मम्मी की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। पता नहीं मुझे इतनी सारी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आखिर मेरे हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं? सीमा प्रीति को हौसला देते हुए कहती है। प्रीति, तुम इस तरह परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। जब शांति प्रीति को ऐसे रोते हुए देखती है और उसकी ये सारी बातें सुनती है तो शांति को भी बहुत बुरा लगता है। बेचारी बच्ची पता नहीं कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ रहा होगा जो ऐसा कह रही है। भगवान जी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि इस बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर देना। तभी वहां पर रिया आ जाती है और उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब शांति रोहन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। एक दिन शांति के पास पंडित जी आते हैं और पंडित जी कुछ लड़कियों के फोटो दिखाते हैं। शांति कुछ लड़कियों की फोटो देखती है और पंडित जी सभी लड़कियों की क्वालिफिकेशन और उनके घर के बारे में बताते हैं। लेकिन तभी शांति के हाथ में प्रीति की फोटो आती है, जिसे देखकर शांति रुक जाती है। पंडित जी, आपने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अरे, ये फोटो आपके पास गलती से आ गई। गलती से आ गई? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले इस लड़की की माँ ने मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढने को कहा था, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो अस्पताल में एडमिट हो गई है। इन दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसलिए इस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है और अब अपनी माँ का ध्यान रख रही है। मैं इसका फोटो हटाना भूल गया था, वैसे लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन पंडित जी, मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाना चाहती हूँ। मैं इस लड़की को अस्पताल में देख चुकी हूँ और मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आपने सही कहा, ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन ये अभी शादी शायद ना करे। कोई बात नहीं, हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। उसके बाद शांति रोहन के कमरे में जाती है और उसे प्रीति का फोटो दिखाते हुए कहती है, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है, तुम्हें कैसी लगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ दादी के लिए शादी करने के लिए हाँ की है, लेकिन आप भूलना मत, मैं कभी भी एक पति का फर्ज निभाने नहीं वाला। इसलिए आपको ऐसी लड़की को लेकर आना जो मुझसे इन सब चीजों की तो उम्मीद बिल्कुल न रखे। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद शांति उदास और परेशान हो जाती है और फिर अगले दिन शांति रिया और पंडित जी के साथ प्रीति के घर जाती है। दरवाजा खटखटाने पर प्रीति दरवाजा खोलती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? बेटा, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। उसके बाद तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और प्रीति तीनों को पानी लाकर देती है। जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, हम यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। ये बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और साफ इनकार करते हुए कहती है, देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं शादी ना तो कर सकती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। बेटा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे तुम्हारे सभी हालातों के बारे में पता है।
जब आपको सब पता है उसके बाद भी आप मेरे लिए रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? बेटा मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ की वजह से रिश्ता करने से मना कर रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज होगा उसमें हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन पंडित जी प्रीति की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम इन पर विश्वास कर सकती हो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़का ही ढूंढ रही थी। हाँ बेटा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के ठीक होने के बाद हम उन्हें सब बता देंगे। उसके बाद शांति प्रीति को सारी बात बताती है। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा, इसीलिए मैं उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। बेटा तू मेरी बात पर विश्वास कर, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी माँ के इलाज का जो भी खर्च होगा वो हम सब देखेंगे। तब प्रीति मन में सोचती है, ये लोग कितने अच्छे हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। तो बेटा क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी। तो फिर ठीक है, हम कुछ दिन बाद ही तुम्हारे घर पर अच्छे से रिश्ता लेकर आएंगे और रोके और मांग भराई की रस्म कर देंगे। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर हम जल्दी ही तुम्हारी शादी भी कर देंगे। इस तरह शांति ने सब कुछ फिक्स कर लिया था। अब अगले दिन शांति शॉपिंग करने जाती है। वो सबसे पहले एक बड़ी सी दुकान पर बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदती है। भैया मुझे बहुत अच्छे और महंगे कपड़े दिखाना, आखिर मेरे घर में मेरी छोटी बहू जो आने वाली है। कपड़े खरीदने के बाद शांति बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदने जाती है। इस तरह शांति प्रीति के लिए बहुत सारी चीजें खरीदकर घर वापस आ जाती है। फिर घर में बाकी सारी चीजों की भी तैयारी करती है और अगले दिन पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर तैयार होकर प्रीति के घर जाता है, जहां प्रीति के साथ सीमा भी थी, क्योंकि प्रीति का उसके अलावा और कोई नहीं था। प्रीति और सीमा दोनों उन सबका स्वागत करती है और सीमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रख देती है। तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारी रस्म पूरी करते हैं। उसके बाद प्रीति को कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है और प्रीति एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है, जिसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे बस देखता ही रह जाता है, जिसे देखकर विमला धीरे से कहती है, अरे बेटा तूने इस तरह अपना मुंह क्यों खोल दिया? कोई मक्खी घुस जाएगी, मुंह बंद कर ले। ये सुनकर रोहन हिचकिचाता है, नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी पहनने के बाद नेहा मुंह बनाकर प्रीति को तैयार करती है। वो उसका सारा श्रृंगार करती है। मेकअप करने के बाद वो उसे चूड़ियां पहनाती है। तैयार करते हुए नेहा उसे ताना मारती है, ये सारा सामान इतना महंगा है कि इसकी वजह से तुम्हारी शक्ल थोड़ी ठीक लग रही है। प्रीति को अजीब लगता है। उसके बाद शांति प्रीति को चुन्नी उड़ाती है और इस तरह एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की के लिए बंगले वाले ससुराल का रिश्ता आता है, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग तो बड़े हैरान हो जाते हैं। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की के लिए बंगले का रिश्ता कैसे आ सकता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, भला इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू किया जो इसके लिए बंगले का रिश्ता आ गया। इस तरह आस पड़ोस में हर कोई उसे इस बारे में बात करता है। समय गुजरता है और समय के साथ सारे रस्मों रिवाज के साथ प्रीति और रोहन की शादी करवा दी जाती है। प्रीति का घर में गृह प्रवेश हो रहा था। गृह प्रवेश करते हुए कुछ औरतें आपस में बातें बना रही थी। अरे भला ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी गरीब घर की लड़की को बहू बना कर ले आए? अरे बस कमी की वजह से ही इस लड़की को घर में आने दिया, वरना कहाँ इसे हम अपने बंगले में आने देते। सच में भाभी, मेरे भैया की तो किस्मत ही फूट गई, वरना मेरे इतने अच्छे भैया को तो महलों की रानी मिलनी चाहिए थी। इस तरह हर कोई बातें बना रहा था। गृह प्रवेश करने के बाद प्रीति अपने कमरे में जाती है। पहले तो वो रोहन का इंतजार करती है, लेकिन पूरी रात रोहन कमरे में नहीं आता और प्रीति कपड़े बदलने के बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। प्रीति घर में सबसे पहले उठ गई थी और वो मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है। जब बाकी सब नीचे आते हैं तो प्रीति सभी को आरती और प्रसाद देती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तूने तो सवेरे होते ही पूजा भी कर ली। जी दादी जी, मुझे सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा करने की आदत है। ये तो सच में बहुत अच्छी आदत है। बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सबसे पहले खाने में सबके लिए मीठा बना देना। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाने की तैयारी करती है। वो कढ़ाई में घी डालकर उसमें थोड़ी सूजी और आटा मिक्स करके अच्छे से उसे घुमाने लगती है और उसके बाद उसमें चीनी और पानी डालकर उसे और अच्छे से मिक्स कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद हलवा बनकर तैयार हो जाता है। जब वो सभी को हलवा बनाकर देती है तो सबको हलवा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, यह हलवा सच में काफी अच्छा है। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने काफी समय से खाया ही नहीं था। हर कोई पहले ही दिन प्रीति की तारीफ करता है। उसके बाद प्रीति सबके लिए खाना बनाती है और खाना परोसती है। सब खाना खा रहे थे तब विमला प्रीति को शगुन देती है। शाम को पिंकी जब नेहा के पास जाती है तो, मम्मी मुझे स्कूल का होमवर्क करवा दो। बेटा मैं अभी नहीं करवा सकती हूँ, मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है, तुम अपनी बुआ को बोल दो। लेकिन बुआ ने तो मना कर दिया है।
तो शाम को तुम्हारे पापा करवा देंगे। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। पिंकी उदास हो जाती है, लेकिन तब प्रीति उसके पास आती है। पिंकी बेटा लाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क